हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द मेथड 2 फॉर द रेंज ऑफ फंक्शन। इन मेथड 2 व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज जस्ट द फॉर्म लीनियर बाय लीनियर, L1x बाय L2x फॉर्म। अगर इस तरह का कोई फॉर्म रेंज फाइंड करने के लिए पूछे तो फिर कैसे रेंज फाइंड करें, तो इसके लिए शॉर्टकट है। वैसे डायरेक्टली शॉर्टकट याद रख सकते हो, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल्ड, है ना। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये किस तरह से रेंज बन रही है, किस तरह से डोमेन बन रहा है, एंड उसके ग्राफ भी पढ़ेंगे, है ना। कभी भी इस तरह का फंक्शन दिखाई दे तो उसका ग्राफ कैसे बनाए वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। समझ लो ये कोई फंक्शन है एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड दी रेंज फॉर दिस फंक्शन, तो एक्चुअल में ये फंक्शन देख के हम क्या सोचते हैं कि फर्स्ट मेथड 1 में कैसे हमने बताया था कि एज पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट एनी फंक्शन इन सच अ वे दैट एक्स कम्स एट वन प्लेस, है ना। एक्सप्रेशन जहाँ पे एक्स का हो वो एक ही प्लेस पे आ जाए, वो कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या तरीका बताया था इस तरह के इक्वेशन में कि नीचे वाला जो फंक्शन है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है x-7, वी कैन ट्राई दिस x-7 इन न्यूमरेटर ऑल्सो। तो न्यूमरेटर में अगर x-7 डायरेक्टली मैं लिख दूँ तो 3x + 2 इक्वल टू न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, तो 3 × x-7। फिर मैंने क्या बताया था, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर -21 है तो उसको ऐड कर दो 21, ठीक है। फिर बाद में वापस +2 लिख लो। तो अब चेक करो, देखो 3 × x दैट इज़ 3x, ये हो गया। फिर -21, 3 × -7 दैट इज़ -27, +27 प्लस -21 + 21 cancel, and +2, that is the last term. Okay, so here we have got 3 × x-7 plus 21 plus 2, that is 23. Okay, so just put it over here. 3x + 2 की जगह रख दो 3 × x-7 plus 23 whole divided by x-7. Okay, तो 3 plus 23 by x-7, denominator separation. Okay, now we are going to find the range. x एक ही जगह पे है तो अब यहाँ से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, है ना। ओके, तो फिर यहाँ से हम कैसे रेंज बनाते हैं। अगर x एक ही जगह पे है तो वहीं से स्टार्ट करो। ओके, x मतलब डोमेन, तो ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा भाई, ये फंक्शन का डोमेन। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन देन यू कैन इजीली से दैट डोमेन क्या होगा r-7, है ना। x = 7, डिनोमिनेटर जो है ना वो 0 बना के जो 7 बनेगा उसको निकाल दो r में से। x = 7 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख लो। ये रेशनल फंक्शन है, मेरे ख्याल से आपको याद हो तो डोमेन फाइंड करने का तरीका। सो r-7 मतलब -∞ से 7 यूनियन 7 से इन्फाइनाइट, 7 नहीं लेना है, ठीक है, 7 नहीं लेना है। तो x बिलोंग्स टू -∞ to 7 यूनियन 7 to इन्फाइनाइट, 7 सब्ट्रैक्ट कर लो, -∞ to 0 यूनियन 0 to इन्फाइनाइट। तो ये भी आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि भाई x-7 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, है ना। x-7 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर ये 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, एंड अगर डिनोमिनेटर 0 है तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। सो x-7 शुड नॉट बी 0। सो डायरेक्टली भी सोच सकते हो या फिर x के बेस से सोच सकते हो। नाउ जस्ट वी नीड टू रेसिप्रोकल, वी नीड टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ x-7, तो वो भी वही हो जाएगा -∞ to 0 यूनियन 0 to इन्फाइनाइट, है ना। फिर 23 मल्टीप्लाई कर लो, तो 23 मल्टीप्लाई करने पे भी वही होगा, क्योंकि ये सभी में 23 मल्टीप्लाई होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड जस्ट वी नीड टू ऐड 3 एट लास्ट। सो इफ़ वी ऐड 3 व्हाट वी गेट -∞ to 3 यूनियन 3 to इन्फाइनाइट। इट मीन्स ये हो गया r-3, 3 नहीं आएगा, बस बाकी सब कुछ आएगा। तो ये याद रखने के लिए मैं कैसे बताऊंगा, पता है, r में से बस कौन सा नंबर निकालना है फाइनली रेंज फाइंड करने के लिए, r में से कौन सा नंबर निकालना है। तो जैसे डोमेन में r में से कौन सा नंबर निकाला जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बन गया वो, ठीक है। एंड रेंज में r में से कौन सा नंबर निकालेंगे, ये
ऊपर वाले x का कोफिशिएंट एंड नीचे x का कोफिशिएंट 1 है, ऐसा है कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो वो दोनों का रेशियो वो हम निकाल देंगे R में से, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन इजीली फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। डोमेन R माइनस जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो वो, एंड रेंज में R माइनस x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में से डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर से, ठीक है। इन जनरल चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन जनरल अगर f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी है, तो डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन मैंने क्या बताया डोमेन के बारे में, R माइनस जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो, तो ये डिनोमिनेटर को एक बार 0 रख के देखो, यू विल फाइंड x इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ठीक है। दैट इज व्हाट डोमेन। एंड रेंज क्या होगी, रेंज होगी R माइनस ऊपर वाले x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे वाले x का कोफिशिएंट, दैट इज a बाई सी। ओके, तो ये अगर शॉर्टकट तरीका याद है तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, वी डोंट नीड टू गो विद दिस मेथड। आप ये देख सकते हो ये मेथड बहुत लंबी हो जाएगी। मेथड 1 से अगर फाइंड करने जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस में लीनियर बाय लीनियर में, देन यू कैन सी इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो टू सेव अ टाइम वी जस्ट गो विद द शॉर्टकट, ये शॉर्टकट से ही जाएंगे, ठीक है। सो चलो 2-3 क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप डायरेक्टली डोमेन एंड रेंज, हाँ डोमेन क्या होगा, ये फंक्शन समझ लो कौन से फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में है, तो डोमेन क्या होगा R माइनस डी बाई सी, मतलब जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो वो, एंड रेंज R माइनस एक्स के कोफिशिएंट न्यूमरेटर में से एंड डिनोमिनेटर में से, ओके। चलो तो डोमेन, इसमें डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या हो गई भाई, पहले क्वेश्चन में R माइनस 7 एंड रेंज R माइनस 2/1 दैट इज 2, है ना। एंड सेकंड क्वेश्चन में डोमेन R माइनस 3/4 एंड रेंज R माइनस 1/4। थर्ड क्वेश्चन में डोमेन R माइनस 3/2, है ना, सिर्फ 2/3 एंड रेंज R माइनस 7/2, सॉरी 7/2 नहीं है, 7/-3 मतलब नेगेटिव 7/3, है ना। आप देख सकते हो x का कोफिशिएंट यहाँ पे ऊपर 7 है, नीचे -3 है, ओके। तो अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए जिसमें x नेगेटिव कभी भी हो बट हो तो भी हमको तो लेना है बस x के कोफिशिएंट का ही रेशियो, है ना। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से x के कोफिशिएंट का रेशियो ही यहाँ पे लेना है। सो अगर क्वेश्चन बाय चांस इस तरह का भी आ जाए लीनियर बाय लीनियर में जिसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तो भी हमको वही तरीका यूज़ करना है, ऊपर वाले न्यूमरेटर में से भी x का कोफिशिएंट एंड डिनोमिनेटर में से भी x का कोफिशिएंट, है ना। बाय चांस 7/2 मत लिख लेना, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है ताकि आपको बाय चांस अगर इस तरह के क्वेश्चन के फॉर्म में f ऑफ x दे दे एंड रेंज फाइंड करने के लिए पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एंड ग्राफिकली अगर सोचा जाए तो ये जो फंक्शन है ना, इसका ग्राफ हमेशा ही हाइपरबोला आएगा। क्या होगा, हाइपरबोला। लीनियर बाय लीनियर फंक्शंस का ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोला। एंड हाइपरबोलिक पैटर्न कैसी होगी, तो चलो दिखा देता हूँ मैं। ओके, ग्राफ में सबसे पहले तो डोमेन देखे तो R-7 मतलब x इक्वल टू 7 पॉसिबल नहीं है ना, x इक्वल टू 7 के लिए आंसर पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू 7 के लिए आंसर पॉसिबल है नहीं, तो x इक्वल टू 7 के लिए कहीं पे भी आंसर मुझे मिलेगा नहीं, ठीक है। x इक्वल टू 7 रखूँगा तो आई डोंट हैव एनी आंसर, सो मतलब x इक्वल टू 7 को टच नहीं करेगा, ये लाइन को टच नहीं करेगा, ये कट नहीं करेगा, मेरा ग्राफ जो है ये वाली लाइन को कट या टच करेगा नहीं, है ना, ठीक है। एंड आंसर में 2 नहीं आ रहा है ना, रेंज R-2 है, मतलब रेंज में सभी वैल्यू आ जाएगी, ईच एंड एवरी वैल्यू कैन बी क्रिएट, बट 2 नहीं क्रिएट होगा, 2 एज एन आंसर बनेगा नहीं, तो 2 पॉइंट के पास आंसर नहीं होगा। मतलब x कुछ भी रख लूँ, ये वाली लाइन को टच नहीं करेगा, ये वाली लाइन को कट या टच नहीं करेगा, मतलब ऐसे ग्राफ नहीं बनेगा, है ना। ऐसा ग्राफ बन रहा है मतलब क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर x के लिए ये वाला आंसर हो गया,
2 आंसर हो गया है ना, ये पर्टिकुलर एक्स के लिए 2 आंसर हो गया, बट यहाँ पे तो ये पॉसिबल नहीं है, 2 एज एन आंसर पॉसिबल है नहीं। मतलब मेरा ग्राफ या तो हाइपरबोला, सॉरी पहले तो हाइपरबोला की हाइपरबोलिक पैटर्न कैसी होती है वो बता देता हूँ। हाइपरबोलिक पैटर्न मतलब इस तरह की पैटर्न होगी, इस तरह की, दोनों साइड ऐसे कर्व जैसा हो जाएगा। फिर वो कर्व ऐसे भी हो सकता है ना, सॉरी इस तरह का कर्व, इस तरह का कर्व, तो ये हाइपरबोलिक फॉर्म है, मतलब हाइपरबोलिक फॉर्म है। या फिर वो रेफरेंस इस तरह की होगी तो भी चल जाएगा, कोई भी रेफरेंस हो, एनी हाउ हाइपरबोलिक पैटर्न या तो क्रॉस में भी हो सकता है या सीधा सीधा भी हो सकता है। बट यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे हाइपरबोलिक पैटर्न आइदर इट कैन कम बाय दिस वे, ऐसे हो सकता है बराबर, या फिर इस तरफ से हो सकता है, इस तरह के, है ना। ये दोनों लाइन को टच या कट करेगा नहीं, है ना, ये दोनों लाइन को टच या कट नहीं करेगा। तो अब ऊपर वाले ये दोनों क्रॉस में हो या फिर ये दोनों क्रॉस में हो, कौन से क्रॉस में है वो किसके पर डिपेंड है। तो फंक्शन के अंदर x = 0 रख दो, फंक्शन के अंदर x = 0 रखोगे तो कौन सा आंसर आएगा, देखो x = 0 रखने पे न्यूमरेटर बन गया 3 एंड x = 0 रखने पे डिनोमिनेटर बन गया -7, मतलब -3/7 है ना। तो जब x 0 है तब y -3/7 है, -3/7 मतलब नीचे आएगा ना यहाँ पे कहीं पे, तो मतलब ग्राफ यहीं से यहाँ पे कहीं से पास हो रहा है ना, -3/7, ये समझ लो नज़दीक वाला पॉइंट ले लो, यहाँ पे कहीं से 0 से नीचे, है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो मतलब ये ओरिजिन है, तो ये 0 है। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में आगे बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव में आगे बढ़ेंगे। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट में -3/7 माइनस पॉइंट समथिंग है, तो 0 ओरिजिन से नीचे आएगा आंसर, है ना। तो आंसर -3/7 कब आएगा, जब x = 0 होगा तब। तो x = 0 है, y -3/7 है, ये पॉइंट के लिए, ठीक है ना। 0, -3/7 होगा, x 0 y -3/7। तो ग्राफ यहाँ से पास होगा, इट मीन्स व्हाट, कि ग्राफ ऐसे बन जाएगा कुछ। तो अगर यहाँ से पास हो रहा है तो सामने की साइड इस तरह से पास होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे ग्राफ, दूसरे क्वेश्चंस में, मतलब ये वाले फंक्शंस में लीनियर बाय लीनियर के फॉर्म से अगर ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनेगा। डोमेन में कौन सा पॉइंट नहीं आएगा, तो -3/4 नहीं आना चाहिए एज एन x, तो x की जगह पे -3/4 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे -3/4 कहीं पे है, तो ये तो -3/4 एज एन x होगा वहाँ पे वर्टिकल लाइन, एंड रेंज जो है वो 1/4 नहीं आएगी, मतलब y जो है वो 1/4 नहीं आएगा, तो 1/4 के पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, क्योंकि ये आंसर में नहीं आने वाला है। अब ग्राफ आइदर इस तरफ आएगा दोनों साइड, या फिर इस तरफ आएगा, है ना। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, मैंने क्या बताया, x की जगह पे 0 रख लो। तो जब मैं x की जगह पे 0 रखूँगा ये फंक्शन में, तो ऊपर -5 नीचे 3, तो -5/3 आंसर बन रहा है। मतलब अगेन यू कैन सी आंसर 0 से नीचे -5/3 ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो फाइनली मेरा ग्राफ यहाँ से पास होना चाहिए, तो यहाँ से पास होना चाहिए मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट से ऐसे क्रॉस होगा, तो यहाँ से भी ऑपोजिट साइड में ऐसे पास होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है वो एसिम्पटोट की तरह वर्क करेगी। एसिम्पटोट मतलब क्या होता है, जिस पर्टिकुलर लाइन को ग्राफ अप्रोच करता है उसको एसिम्पटोट बोलते हैं। तो ये एसिम्पटोट हो गया, y की 1/4 वैल्यू जो है ना, y = 1/4 वैल्यू, वो एसिम्पटोट हो गया, एंड x = -3/4 भी एसिम्पटोट हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे y = 2 एसिम्पटोट है, x = 7 एसिम्पटोट है, ओके। एंड लास्ट में ये ग्राफ, तो 2/3 वैल्यू नहीं ले सकते x की जगह पे, तो ये 2/3 पॉइंट पे वर्टिकल लाइन, एंड -7/3 एज एन आंसर पॉसिबल नहीं होगा, -7/3 y के इक्वल टू पॉसिबल नहीं होगा, तो y -7/3 यहाँ पे नीचे कहीं पे आएगा, बराबर। तो ये एज एन आंसर पॉसिबल नहीं है। अब ग्राफ मैंने क्या बताया था, आइदर ये दो क्रॉस या फिर ये दो क्रॉस, है ना। हाइपरबोला ग्राफ है वो तो फाइनल पता चल गया, क्यों, क्योंकि लीनियर बाय लीनियर फॉर्म है ना। अब कौन सा आएगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन 0, x = 0 पे आंसर क्या बनेगा, देखो x = 0 रखने पे ऊपर बन गया -5 नीचे 2, तो -5/2 है, -5/2 कहाँ पे आएगा,
ये -7/3 से ऊपर आएगा या नीचे आएगा, दैट इज़ उसके ऊपर डिपेंड है। -7/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली -2 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट कितना होगा, -2.33 है ना। -7/3 मतलब -2.33, ओके। एंड अपने पास जो पॉइंट है वो -7/3, हाँ x = 0 रखने पे पॉइंट कौन सा मिला, -5/2 मतलब -2.5। तो -2.5 कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा ना इसके, और तो ये वाला पॉइंट जो है वहाँ से पास हो रहा है मेरा ग्राफ। मतलब फाइनली अगेन ग्राफ यहाँ से पास हो रहा है, तो फिर ये यहाँ पे बना दिया, और अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक पैटर्न है तो यहाँ पे इस तरफ आएगी, दैट यू कैन सी like this, okay। So by these way we can easily create the graph as well as domain and range for this function linear by linear, okay। एक और क्वेश्चन है, चलो इसको भी देखते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चंस को देख के हमको ऐसा लगता है कि भाई ये तो लीनियर बाय लीनियर नहीं है, तो फिर इसमें आगे वाली ये वाली पैटर्न तो यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करें। तो चलो पहले एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं क्या होता है, ओके। तो ऊपर का अगर मैं न्यूमरेटर का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो व्हाट आई गेट, x 6 × 1 = 6 है ना, तो +6 - 1 x + 6 x - 1, ओके। एंड डिनोमिनेटर में 9 × 2 = 18 बनाने के लिए बस वही है 9 and 2, तो x + 9 and x - 2 बराबर ना। 9 × 2 = -18, 9 and -2 का मल्टीप्लिकेशन -18 होगा, एंड एट सब्ट्रैक्शन 7 है, +7। तो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा हो तो हमेशा ही x का जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो व्हाट आई गेट हियर, मुझे कैसा आंसर मिला भाई फाइनली, और हाँ डिवाइड करो और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होता है एक्चुअल में, x + 6 x - 1 डिवाइडेड बाई 2x, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करने पे 2x + 9 और यहाँ पे x - 1, ठीक है। ये 2 को मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे नहीं करोगे 2 को मल्टीप्लाई तो भी चल जाएगा, बट फिर भी एग्जैक्ट लिखना ज़रूरी है ना। नहीं करोगे तो भी आपको फाइनली आंसर जो मिलेगा ना उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। x + 9/2 होगा, यहाँ पे x - 1 होगा, x + 9/2 से भी हमको -9/2 ही पैटर्न मिलेगी, और इससे भी वही पैटर्न मिली -9/2 वाली। अब x - 1 कैन बी कैंसल्ड, मतलब जब भाई इसको कैंसिल करो तो क्या सोचो कि x = 1 नहीं हो सकता भाई, x अगर 1 नहीं है तो ही कैंसिल, मतलब जैसे देखो तो यहाँ पे, चलो मैंने कैंसिल कर दिया, पहले कैंसिल कर दिया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा x ≠ = 1, है ना। क्यों लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे x = 1 रखने पे आंसर बन जाता है ना, बट यहाँ पे तो नहीं बनेगा ना x = 1 पे, यहाँ पे x = 1 रखने पे आंसर नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे बन जाएगा। x = 1 रखने पे मुझे आंसर क्या मिला, 7/11। तो इसके इक्वल टू ये लिखने पे समझ लो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, माइंड से निकाल दिया कि ये है ही नहीं, और इसको देख रहा हूँ मैं, तो ये फंक्शन और ये इसको भी अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि x = 1 के लिए तो ये फंक्शन आंसर दे रहा है ना, ये फंक्शन x = 1 के लिए आंसर दे रहा है, बट एक्चुअल में जो फंक्शन हमने स्टार्ट किया था वो फंक्शन तो x = 1 के लिए आंसर नहीं दे रहा था, है ना। तो डेफिनेटली ये फंक्शन जो x = 1 के लिए आंसर नहीं दे रहा था वो और ये दोनों इक्वल कहाँ से हो सकते भाई, है ना। एक फंक्शन ऐसा है जो x = 1 के लिए आंसर नहीं दे सकता, और दूसरा फंक्शन ऐसा है जो x = 1 के लिए आंसर दे सकता है ना। इसमें x = 1 रखने पे मुझे 0/0 का फॉर्मेट मिला, और इस तरफ मुझे x = 1 रखने पे मुझे 7/11 मिला, तो ये दोनों इक्वल थोड़ी हो सकते हैं, दे आर नेवर इक्वल, है ना। सो अल्टीमेटली अगर इसके इक्वल टू, ये फंक्शंस के इक्वल टू अल्टीमेटली ये है, इसके इक्वल टू अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ तो मुझे पहले ही सोचना पड़ेगा कि ये जो है ना वो x = 1 के लिए तो आंसर दे देगा, बट आई शुड नॉट गेट, मुझे तो x = 1 के लिए आंसर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ से ओरिजिन है, मतलब ओरिजिनेटर जो क्वेश्चन का, ये इसका ओरिजिनेटर कौन था, ये वाला, वो x = 1 के लिए आंसर नहीं दे पा रहा था,
इसलिए इसके इक्वल टू ये बना ना, तो ये भी x इक्वल टू 1 के लिए आंसर नहीं दे सकता, इसलिए साइड में मैंने लिख दिया x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता ये वाले फंक्शन में, है ना। तभी ये फंक्शन एंड ये फंक्शन दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे भी साइड में लिख सकते हैं भी x शुड नॉट बी 1 एज वेल एज x शुड नॉट बी -9/2, है ना। x 1 भी नहीं हो सकता एंड -9/2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही हमने कंटिन्यू अगर कर दिया तो भी चल जाएगा, देखो, है ना। x नॉट इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन देख के ही मैंने ये तो कंटिन्यू, क्वेश्चन देख के ही ये सब चीज़ें तो मैंने डायरेक्टली सोच ली, तो यही जो सोची वह मैंने डायरेक्टली लास्ट तक कंटिन्यू की, है ना। x इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता एंड -9/2 भी नहीं हो सकता। भले ही यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए आंसर मिले, बट फिर भी x इक्वल टू 1 ले नहीं सकता, दैट्स ऑल, बस यही समझाना था मुझे, ओके। अब यहाँ से ये तो लीनियर बाय लीनियर फॉर्म हो गया, तो इसकी रेंज क्या हो गई, तो पहले इसकी डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा भाई, तो इसका डोमेन तो मोस्टली क्या सोचेंगे हम लोग, -9/2 इसको देख के, बट मैंने क्या बताया भाई, ये कहाँ से मिला है भाई, ये यहाँ से मिला है, तो एक्चुअल में इसका डोमेन फाइंड करना था ना। तो इसका डोमेन क्या होगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो तो डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 है भाई, x इक्वल टू 1 एंड 9 - 9/2, ये दोनों के लिए डिनोमिनेटर 0 है, तो ये दोनों पॉइंट में नहीं ले सकता, ये डोमेन हो गया, x ये 2 पॉइंट नहीं ले सकता। एंड रेंज क्या हो गई भाई, रेंज, तो रेंज के लिए मैंने क्या बताया, ये फंक्शंस को देख के, ये वाले फंक्शंस को देख के मैंने रेंज क्या बनाई, r माइनस एक्स का कोफिशिएंट ऊपर से एंड x का कोफिशिएंट नीचे से, तो 1/2, ठीक है, r माइनस 1/2। एंड दूसरा आंसर कौन सा नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 1 पे ये वाला फंक्शन तो आंसर दे रहा है ना, कौन सा दे रहा है भाई, 7/11, तो वो भी एक्चुअल में नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, x इक्वल टू 1 ले नहीं सकते, तो उसके लिए जो भी आंसर बनेगा वो भी नहीं ले सकते, है ना। वी कैन नॉट टेक x इक्वल टू 1, इट मीन्स व्हाट कि फॉर x इक्वल टू 1 वट एवर आंसर वी गेट दैट इज ऑल्सो कैन नॉट बी कंसिडर्ड, है ना। तो x इक्वल टू 1 के लिए एक्चुअल में 7/11 बन रहा है, वो एज एन आंसर बनेगा नहीं, बस। तो अब ग्राफ इसका ही बनाओ और उसमें से ये 2 पॉइंट को निकाल दो, ऊपर डोमेन में से भी ये 2 पॉइंट को निकाल दो, तो चलो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ के लिए इसका ग्राफ अगर बनाना चाहते हो तो कौन से पॉइंट के लिए आंसर नहीं है, -9/2, x इक्वल टू -9/2 के लिए आंसर नहीं है, तो x इक्वल टू -9/2 पे क्या बनाते हैं हम लोग, ऐसी डैश लाइन, x इक्वल टू -9/2 पे आंसर नहीं है, ठीक है। एंड x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, सॉरी रेंज इक्वल टू 1/2, r माइनस 1/2 है, रेंज क्या है, r माइनस 1/2, इसकी वजह से रेंज 1/2 नहीं हो सकती, तो 1/2 पॉइंट आंसर में नहीं आ सकता, 1/2 है ना, यहाँ पे 1/2 कहीं पे आएगा, ठीक है। अब एज एन आंसर ग्राफ बनेगा कहीं पे, कहाँ पे ग्राफ बनेगा भाई, तो इस तरफ बन रहा है, इस तरफ ये 2 अपोजिट साइड बन रही है, या फिर ये 2 अपोजिट साइड बन रही है, दैट डिपेंड्स ऑन x इक्वल टू 0 पे आंसर क्या बन रहा है। x इक्वल टू 0 रखने पे ये बन गया 6/9, तो 6/9 मतलब x इक्वल टू, सॉरी 6/9 मतलब क्या होगा, 6/9 मतलब 2/3 एंड 2/3 मतलब 0.66, तो ये 0.5 है, 0.5 एंड 0.66 उससे बड़ा होगा, तो 0.66 मतलब यहाँ पे आएगा। वंस अगेन x इक्वल टू 0 रखने पे 6/9 बन रहा है एंड 6/9 मतलब 2/3, तो 2/3 x इक्वल टू 0 रखने पे 2/3 आंसर बनेगा, तो 2/3 कहाँ पे आएगा, 2/3 मतलब 0.66, तो x इक्वल टू 0 रखने पे ये वाला पॉइंट आंसर देगा। इट मीन्स व्हाट कि ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, इस तरफ, तो यहाँ पे सामने की साइड इस तरफ ये वाला, ओके। अब मैंने क्या बताया था, x इक्वल टू दूसरा कौन सा, 1 के लिए भी आंसर पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, x इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ नहीं बनना चाहिए, है ना। तो x इक्वल टू 1 के, x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे कंप्लीट हॉल रख देना भाई, है ना। कंप्लीट हॉल रखना मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ग्राफ में इतने एरिया में ग्राफ को निकाल दो, ठीक है ना, ये ग्राफ को निकाल दिया, तो उसके लिए आंसर क्या बनना चाहिए, तो उसके लिए आंसर बनेगा 7/11, ये पॉइंट जो है वो 2/3 है और ये जो पॉइंट है वो
ये जो पॉइंट था वो क्या था 1/2, ठीक है। ये तीनों ऊपर नीचे पॉइंट है, तो x इक्वल टू 1 पे जो आंसर मिल रहा था ना 7/11 वो भी आएगा नहीं, एज एन आंसर नहीं आएगा। तो ये एग्जैक्ट ग्राफ हो गया इसका, ये पॉइंट नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे ब्लैंक होल रख दो। बाकी ये ग्राफ जो हो गया वो इसका ग्राफ है, किसका, इसका ग्राफ है ना, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो तो अल्टीमेटली लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट हो गया, बट लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट होते होते साथ में कंडीशन भी साथ में लेके आया। कौन सी कंडीशन, तो जहाँ पे ये डिफाइंड नहीं था वो कंडीशन भी साथ में लेके आया। तो जो पॉइंट पे डिफाइंड नहीं था वो पॉइंट के लिए जो भी आंसर है वो तो डेफिनेटली नहीं देगा ना ये वाला फंक्शन। तो 1 की वजह से 7/11 मिला, और 7/11 को भी मुझे निकालना पड़ा इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो बस यही ग्राफ है उसका, इसका, और इसके लिए ये हो गई डोमेन और ये हो गया रेंज, है ना। तो लीनियर बाय लीनियर के लिए बस ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे और ज़्यादा डिटेल में तो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि लीनियर बाय लीनियर डायरेक्टली आ गया तो कैसे करना है वो भी बता दिया, और अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आया और उसको अगर एक उसमें भी एक आध फैक्टर कैंसिल होकर जो भी लीनियर बाय लीनियर फॉर्म बन रहा है, तो अगर लीनियर बाय लीनियर फॉर्म इस तरह से बन रहा है फ्रॉम क्वाड्रेटिक कन्वर्ट होके अगर बन रहा है, तो कैसे हैंडल करना है डोमेन एंड रेंज में। डोमेन तो ठीक है, आप डायरेक्टली इसको देख के डोमेन बना दोगे कि डिनोमिनेटर को 0 करो, जो पॉइंट आए उसको निकाल दो, तो डोमेन तो आप डायरेक्ट बना दोगे। बट रेंज बनाने में तकलीफ होगी क्या, रेंज बनाने के टाइम इसको देख के आप रेंज बना दोगे कि इसको देख के रेंज बना दी r-1/2, है ना, x का कोफिशिएंट ऊपर एंड नीचे 1/2, तो सिर्फ 1/2 नहीं निकलेगा, r- दूसरा एक पॉइंट भी निकलेगा, और कौन सा पॉइंट होगा, तो x इक्वल टू 1 पे जो भी आंसर मिल रहा है, x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे आंसर नहीं बन रहा था बट यहाँ पे बन रहा है, तो जो भी आंसर बन रहा है उसको निकाल दिया, क्योंकि x इक्वल टू 1 नहीं बन रहा है तो 7/11 भी नहीं बनेगा, है ना। 1 पे जो भी आंसर मिल रहा है ना वो भी नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा, ठीक है। सो r में से ये 2 पॉइंट को निकालना पड़ेगा, दैट इज व्हाट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके ओके, तो फिर ये होमवर्क के 6-7 क्वेश्चन है। f of x इक्वल टू 2x + 5/4x - 7, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन अगेन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, बट इट इज़ कन्वर्टिबल टू द लीनियर बाय लीनियर, है ना। और इसके बाद मैं मेथड जो पढ़ाऊँगा वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, वो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होगी या फिर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होगी, है ना, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी होगी। और इसमें हम फैक्टराइज कर देते हैं, अगर दोनों में अगर फैक्टराइज करते हैं तो भी कैंसिलेशन नहीं होगा, है ना। कैंसिलेशन नहीं होगा मतलब ये लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट नहीं होने वाली है, जो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बराबर। तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। बट यहाँ पे तो जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन, दोनों लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट हो सकते हैं। आई होप, मेरे ख्याल से तो हो सकते हैं, मैंने जिस तरह से बनाए हैं, बट फिर भी अगर ना हो तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।